क्या केरल में भाजपा बढ़त हासिल कर पाएगी? इतिहास में पहली बार त्रिशूर से भाजपा का एक सांसद अच्छे बहुमत के साथ है। वो मंत्री बने, सुरेश गोपी। उसके बाद हमने केरल के पलक्कड़ चुनाव देखा। पलक्कड़ चुनाव में भाजपा के लोगों ने उनके उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। हमने नीलाम्बुन से भाजपा उम्मीदवार को देखा। उन्होंने प्रयोग के तौर पर एक ईसाई उम्मीदवार खड़ा किया। वहां जो लोग भाजपा को वोट देते हैं, उन्होंने भी उन्हें वोट नहीं दिया। मैं केरल के बारे में यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। आज जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, वे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम जैसे ही हैं। ये सभी केरल में मतदान के पैटर्न को बदल देंगे। पिछले संसदीय चुनाव में भाजपा को एक निश्चित बढ़त मिली थी और सीपीएम के कई गढ़ों जैसे अलप्पुझा, कायमकुलम और केरल के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ा था। केरल में नगरपालिका अत्तिंगल में भी कुछ जगहों पर वोट बढ़े थे। इसी तरह उत्तरी मालाबार क्षेत्र में भी वोट बढ़े। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, केरल में भाजपा में बाद में हुई अंदरूनी कलह यानी सुरेंद्रन पहली थी। ले सुरेंद्रन को हटाकर राजीव चंद्रशेखर को लाने के लिए तरह तरह के गंदे खेल खेल रहे हैं। दूसरी ओर जिस मूर्ख ने सुरेश गोपी को विश्व स्तरीय मूर्ख कहा था, उसके मंत्री और सांसद बनने के बाद ही लोगों को एहसास हुआ कि यह भी एक और बकवास है। हमारे राजनेताओं का एक अंदाज है कि वे इसे सामान्य मानते हैं, 1% भी। आम लोग तो आम लोगों की तरह ही व्यवहार करेंगे। ये एक बड़ा शाही आयोजन है और वो कुंतामन जैसी बात कहते हैं, तो वे जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वह कहते हैं कि अलप्पुझा एक बड़ा जिला है, इसमें कोई समझदारी नहीं है। यही वजह है कि मेडिकल एम्स अलप्पुझा या त्रिशूर में आना चाहिए। फिर भाजपा कह रही है कि इन दोनों जिलों के लिए यही काफी है। ये एमटी रमेश है, जो एक समझदार राजनेता है, क्योंकि वे अपने बयानों को पढ़ते हैं। फिर भाजपा खुद सदमे में आ गई। वे बिना किसी राजनीतिक समझ के बातें कह रहे हैं। यानी अगर वे सिर्फ 2 अंकों से जीत जाते हैं, क्या यह काफी है? इसीलिए वे कह रहे हैं कि वे केरल में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाएंगे। असल में अलप्पुझा में पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज है। तिरुवल्ला में भी 2-3 निजी मेडिकल कॉलेज है। अगर अलप्पुझा का कोई व्यक्ति एर्नाकुलम जाता है, तो उसकी इच्छा के अनुसार एक मेडिकल कॉलेज है, उसकी इच्छा के अनुसार एक अस्पताल है। तो यह त्रिशूर में एक मेडिकल कॉलेज है। सरकार के 2 निजी मेडिकल कॉलेज हैं, अम्बला, जुबली। मूलतः इसी तरह एम्स को एक पिछड़े इलाके में आना चाहिए। मैं अपनी राय पूछ रहा हूं। मैं कासरगोड कहता क्योंकि उस कोविड के दौरान मैं उस रास्ते से 1-2 बार ट्रेन से एक अस्पताल गया था और जब मैं वहां से निकला तो वहां के सभी लोग सुबह मंगलौर चले गए। यह जरूरी है। मूलतः या एक पिछड़े इलाके में आना चाहिए। यह लोगों के लिए है, इस जमीन के लिए नहीं। मूलतः इस क्षेत्र के अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उनकी इस मूर्खता से स्तब्ध थे। यही मैं कह रहा हूं। सुरेश गोपी केरल में भाजपा के लिए एक बोझ है। मैं यह क्यों कह रहा हूं कि भाजपा को मजबूत किया जाना चाहिए? मैंने पिछली संसद के बाद खुद कहा था कि 2026 में भाजपा को लगभग 16 से 18 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि उसे ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 सीटें ही मिलेंगी। यह भी संदिग्ध है, क्योंकि इसी तरह भाजपा अपने भीतर के बड़े नायर समूह को पूरी तरह से अपने अधीन करने की कोशिश कर रही है। नायर समूह एजाला समूह को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस अफरा तफरी के बीच जो भाजपा नेता इन यूट्यूबर्स का इस्तेमाल एक दूसरे के बारे में ऐसी झूठी कहानियां गढ़ने के लिए कर रहे हैं, वे एक ही है, न कि कांग्रेस, न सीपीएम, न ही कोई और। तिरुवनंतपुरम में एक पार्षद ने आत्महत्या कर ली और इस भाजपा के बारे में इतनी सारी कहानियां सुनाई जा रही हैं। यह उनके समूह से नहीं है कि इतने सारे लोगों ने मुझे संदेश भेजे हैं। तस्वीर किसने दी? उन्होंने राजीव चंद्रशेखरन को तस्वीर कैसे दी? असल में इस राजनीति का एक आधार होता है। राजनीति का एक आधार होता है। अचानक वह कॉरपोरेट क्षेत्र से सांसद बन गए और फिर राज्य मंत्री बन गए। केरल भी एक राजनीतिक राज्य है। जब वह एक ऐसे राज्य के अध्यक्ष बनते हैं जो राजनीतिक रूप से बहुत अस्थिर है, तो उन्हें इसका आधार समझ में आएगा। वह इसका आधार नहीं समझेंगे। वह कई चीजों में बड़ी भूल करने वाले हैं। यानी जो लोग कहते हैं कि केरल में आरएसएस राजीव को 1% भी नहीं देता, क्या आपने यह स्वीकार नहीं किया है कि केरल में आरएसएस को सबसे ज्यादा वोट पिछली बार मिले थे?
पिछली बार नहीं। आरएसएस आरएसएस की पार्टी नहीं है, उसे इतने वोट मिले। अगर हम कहें कि ईसाइयों ने सचमुच आरएसएस को वोट दिया, तो केरल के ईसाइयों ने वोट दिया। मोदी के विशाल व्यक्तित्व ने भारत को इस तरह नहीं बदला। ईसाइयों का एक अच्छा खासा प्रतिशत भाजपा को वोट दिया, लेकिन जब छत्तीसगढ़ और दूसरे मुद्दे आए और गए, तो वे इसलिए चले गए क्योंकि केरल में आरएसएस एवं भाजपा ने इसे गड़बड़ कर दिया और कहा कि केरल में यही मुद्दा है। कट्टर हिंदुत्व नहीं जाएगा, चाहे आप कितना भी सिर छिपा लें, क्योंकि केरल का एक बड़ा हिस्सा यानी एझावा समुदाय और नायर समुदाय जो केरल में प्रगतिशील है, इस कट्टर हिंदुत्व से भी नहीं आएगा। उन्हें पास नहीं लाया जाएगा, वे वोट कैसे देंगे? इसलिए केरल में इनमें से कोई भी घटना नहीं जाएगी। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ईसाई समुदाय के साथ एकजुट होकर ही आप कम से कम कुछ सीटें हासिल कर सकते हैं। आप, यह एजावा समुदाय, यह एनएसएस और यह एसएनडीपी, इसके भीतर का यह वामपंथ सीपीएम का सबसे बड़ा राजनीतिक खेल है। अचानक माता अमृतानंदमयी के दर्शन करने जाना, हम उस नरम हिंदुत्व को छीन सकते हैं जिसे सीपीएम समझता है। कभी कभी चुनावों से पहले सीपीएम, कभी कभी एलडीएफ समर्थित विजयन मंत्र सभा केरल में मंदिरों को पुनर्जीवित करने के लिए एक फंड देती है। इसी तरह वे केरल में इन मंदिरों के पुजारियों को अनुदान देते हैं। ये सब भाजपा के राजनीतिक कार्ड है। वह अयप्पा संगम है, वह हमारे साजी मंत्री हैं जो माता अमृतानंदमयी साजी चेरिया को गले लगाने के लिए वहां गए थे। यह मूल रूप से भाजपा का पट्टर हिंदुत्व है। आप ढह जाएंगे, मंदिर नष्ट हो जाएंगे, आरएसएस आ जाएगा। उनकी प्रमुख मांग मंदिरों को पुनर्जीवित करना है। क्या हमारे कई आरएसएस नेता यही नहीं कह रहे हैं? इसलिए वे इसके पक्ष में खड़े हुए। तो फिर ये नरम कहां से लाते हो? इस आगामी पंचायत चुनाव में पंचायत नागरमाली का चुनाव आने वाला है। बीजेपी कई ईसाई इलाकों में जीती है, वहां भी हारेगी, यानी बीजेपी सब कुछ खो देगी। और सुरेश गोपी एक मूर्ख मतदाता भी है। जो लोग बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, वो क्यों? एक बार इन दोनों राजनीतिक दलों का कोई नेता बीजेपी छोड़ दे, को ये दोनों राजनीतिक दल उसे नियंत्रित कर सकते हैं और उसकी नीतियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यही कारण है कि यहां भी बीजेपी कांग्रेस सीपीएम के लिए एक ताकत बनकर उभर रही है। और मैंने इसे पहले भी देखा है। 1% भी कुछ नहीं होने वाला। चीजें उसी दिशा में जा रही है। यानी बीजेपी और आरएसएस के नेता वो है जिन्होंने केरल के राजनीतिक भूगोल का अध्ययन नहीं किया है। यही वजह है। आप समझ रहे हैं। अब अगर आप आरएसएस कहते हैं, तो आप में से कई लोग चुपचाप नरम आरएसएस का समर्थन करेंगे। अगर केरल में ऐसे लोग हैं भी, तो केरल के ज्यादातर हिंदू आरएसएस के खिलाफ है। इसका क्या मतलब है? अगर आप इसी दर्शन पर चलेंगे, तो ये देश नहीं बचेगा, ये राज्य भी नहीं बचेगा। मुझे ये पता है, क्योंकि बचे हुए मुसलमानों को हिंदू ईसाइयों के साथ समुद्र में ले जाया जा सकता है, क्योंकि वे इसी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। मलयाली सचमुच जानते हैं कि वे क्या ला रहे हैं। यानी बीजेपी को जो रिश्वत मिलती है, वह वाकई एक झटका है। केरल की बेरोजगारी, केरल की अर्थव्यवस्था, केरल की प्रगति, ये सब असंतुलित है। इस बीच सीपीएम इसी तरह जब अयप्पा संघ और माता अमृतानंदम जैसी घटनाएं हुई, तो भाजपा का पूरा ध्यान भटक गया, कांग्रेस का ध्यान भटक गया, असली मुद्दा बदल गया। अब उनके पास कहने को क्या राजनीति है? मैं तो यही कह रहा हूं कि भाजपा बिना किसी उचित शोध या विश्लेषण के आगे बढ़ रही है। कुछ मूर्ख नेता सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं, जिन्हें भाजपा के प्रवक्ताओं, ज्यादातर कुछ लोगों का बचाव करना भी नहीं आता। केवल कुछ ही स्मार्ट है। हम में से बाकी लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता। यही वजह है कि ये लोग सोशल मीडिया पर राजनीति कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितनी राजनीति होनी चाहिए? राजनीति को बूथ माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं, राजनीति को राजनीति कहते हैं। ये लोग वहां जाने से भी हिचकिचा रहे हैं। सीपीएम यही है, लेकिन कांग्रेस कामयाब हो रही है। एक बात बता दूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगली बार 2026 में कांग्रेस खुद सत्ता में आएगी और उसके बाद सीपीएम सत्ता में आएगी। केरल से भाजपा का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। यही वास्तविकता है जो घटित होने जा रही है।